नमस्कार। जीएस एग्जाम एज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये है हमारी आरआरबी जेए/एनटीपीसी परीक्षा की 90 दिवसीय सीरीज का 13वां दिन। आज हम इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर चलेंगे जहां एक अकेले शासक ने हिंदुस्तान का नक्शा ही बदल कर रख दिया। जी हाँ, आज हम बात करेंगे बाबर की और समझेंगे कि कैसे उसने मुगल साम्राज्य की नींव रखी। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, साल था 1526। पानीपत की लड़ाई के बाद मैदान की धूल अब धीरे धीरे बैठ रही थी और उस धूल के बीच दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी का शव पड़ा था और दिल्ली का सिंहासन वो खाली था। एक सल्तनत का सूर्य हमेशा के लिए डूब चुका था। लेकिन उसी मैदान में एक विजेता भी खड़ा था, एक ऐसा शख्स जिसने भारत के इतिहास की धारा ही मोड़ दी। तो सवाल यह है कि आखिर वो कौन था जिसने एक नए युग की शुरुआत की। वो विजेता था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, मध्य एशिया से आई एक ऐसी ताकत जिसने पानीपत की जीत के साथ ही भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाल दी। तो चलिए आज जानते हैं उसकी पूरी कहानी, उसके संघर्ष और उसकी विरासत के बारे में। तो आखिर ये बाबर था कौन? पूरा नाम था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जन्म हुआ 1483 में आज के उज़्बेकिस्तान के एक छोटे से इलाके फरगाना में। लेकिन जो बात उसे सबसे अलग बनाती थी वो थी उसकी रगों में दौड़ता खून। पिता की तरफ से वो महान योद्धा तैमूर का वंशज था और माँ की तरफ से चंगेज खान का। मतलब सोचिए, इतिहास के दो सबसे बड़े विजेताओं की विरासत उसे मिली थी। लेकिन इतनी बड़ी विरासत के बावजूद उसकी जिंदगी कोई फूलों की सेज रही थी। एक राज्य के लिए उसका संघर्ष बहुत लंबा और मुश्किलों भरा रहा। उसने गद्दी जीती, फिर खोई और फिर से जीती, और शायद इसी आग में तपकर वो फौलाद बना जिसकी नजरें हिंदुस्तान की ओर मुड़ने वाली। आप अंदाजा लगाइए, सिर्फ 12 साल की उम्र में वो फरगाना का शासक बन गया। लेकिन शुरुआती सालों में उसने बार बार अपना ही राज्य खो दिया। उसका एक बहुत बड़ा सपना था, समरकंद जीतना। उसने उसे कई बार जीता भी और फिर गवा भी दिया। आखिरकार उसने काबुल में अपनी सत्ता जमाई और यही काबुल भारत पर हमले का एक मजबूत बेस बना। तो सवाल ये उठता है कि बाबर ने भारत पर हमला किया ही क्यों? इसके पीछे 4 मुख्य कारण थे। पहला, भारत का बेहिसाब धन दौलत। दूसरा, दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की कमजोरी। तीसरा, उसे पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी और आलम खान से भारत आने का न्योता भी मिला था। और चौथा और शायद सबसे बड़ा कारण, वो मध्य एशिया में बार बार मिल रही हार से तंग आ चुका था। भारत में बाबर का शासन 4 बड़ी लड़ाइयों की नींव पर खड़ा हुआ था। ये वो 4 युद्ध थे जिन्होंने एक नए साम्राज्य को गढ़ा और उसे मजबूती दी। चलिए एक एक करके इन सभी को समझते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी लड़ाई थी पानीपत की पहली लड़ाई। ये लड़ी गई बाबर और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच, और यहीं से सब कुछ बदलने वाला था। इस लड़ाई में बाबर की जीत का सबसे बड़ा राज थी उसकी तुलुगमा युद्ध नीति। अब ये थी क्या? देखिए, ये मध्य एशिया की एक कमाल की मिलिट्री टैक्टिक थी। इसमें सेना को 2 हिस्सों में बांटकर दुश्मन को दोनों तरफ से घेर लिया जाता था और ठीक सामने से तोपों से जबरदस्त हमला किया जाता था। यही वो रणनीति थी जिसने उत्तर भारत में पहली बार तोपखाने का महत्व साबित किया। क्या शानदार रणनीति! तो 1526 में पानीपत के मैदान में तुलुगमा नीति और उस्ताद अली कुली जैसे तोपचियों के दम पर बाबर ने लोदी की लाखों की सेना को हरा दिया। नतीजा, इब्राहिम लोदी मारा गया। दिल्ली सल्तनत का हमेशा के लिए अंत हो गया और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। पानीपत तो जीत लिया, लेकिन बाबर के सामने अगली और शायद सबसे बड़ी चुनौती अब खड़ी थी। ये थे मेवाड़ के महान योद्धा राणा सांगा। खानवा की लड़ाई में बाबर का सामना राजपूत शासकों के एक बहुत ही शक्तिशाली गठबंधन से हुआ। साल 1527 में खानवा की लड़ाई हुई। बाबर खुद इसे अपनी जिंदगी की सबसे मुश्किल लड़ाई मानता है। इस एक जीत ने न सिर्फ राजपूत गठबंधन की कमर तोड़ दी, बल्कि भारत में बाबर के शासन को एक चट्टान की तरह मजबूत कर दिया। इसी जीत के बाद उसने फैसला कर लिया था कि अब हिंदुस्तान ही उसका घर होगा। इसके बाद जो बची खुची राजपूत शक्ति थी, उसे और कमजोर करने के लिए बाबर ने अगली लड़ाई लड़ी। ये थी चंदेरी की लड़ाई, जिसमें उसका सामना हुआ मेदिनी राय से। तो 1528 में हुई इस लड़ाई में मुगलों ने चंदेरी के किले पर कब्जा कर लिया।
इसका नतीजा ये हुआ कि राजपूतों का प्रतिरोध और भी ज्यादा कमजोर पड़ गया। बाबर के लिए ये एक और अहम रणनीतिक जीत थी। बाबर के विजय अभियान की जो आखिरी बड़ी लड़ाई थी वो थी घाघरा का युद्ध। इस बार उसका निशाना थे अफगान सरदार, जो अब भी बिहार और बंगाल में एक बड़ा खतरा बने हुए थे। 1529 में घाघरा नदी के किनारे हुई इस लड़ाई में बाबर ने अफगानों की शक्ति को पूरी तरह से कुचल दिया, और इस जीत के साथ ही भारत में मुगल सत्ता पर मंडराने वाले लगभग सभी बड़े खतरे खत्म हो गए। तो लड़ाइयों से तो साम्राज्य बन गया, लेकिन बाबर सिर्फ एक योद्धा नहीं था। अब जरा युद्ध के मैदान से हटकर देखते हैं कि ताज के पीछे का वो इंसान कैसा था। बाबर का व्यक्तित्व ना बहुत दिलचस्प था। वो जितना बेरहम और साहसी योद्धा था, उतना ही कला, कविता और खूबसूरत बागों का शौकीन भी था। वो प्रकृति को बड़े ध्यान से देखता था और अपनी भावनाओं को एक बहुत ही ईमानदार लेखक की तरह कागज पर उतार देता था। एक ही इंसान में एक विजेता और एक कवि, ऐसा संगम बहुत कम देखने को मिलता है। और इसका सबसे बड़ा सबूत है उसकी खुद की लिखी आत्मकथा तुज़ुक-ए-बाबरी, जिसे हम आज बाबरनामा के नाम से जानते हैं। सोचिए, उस दौर में एक बादशाह अपनी कहानी, अपनी जीतें, यहाँ तक कि अपनी हार और अपनी कमियां भी इतनी ईमानदारी से लिख रहा है। ये वाकई एक असाधारण बात थी। अब बात करते हैं इस बादशाह के जीवन के अंतिम अध्याय की, यानी उसकी मृत्यु, उसे कहाँ दफनाया गया और उसकी विरासत क्या रही। 26 दिसंबर 1530 को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। एक कहानी बहुत मशहूर है कि जब उसका बेटा हुमायूं बहुत बीमार पड़ गया तो बाबर ने दुआ की कि उसकी बीमारी उसे लग जाए, और कहते हैं कि ऐसा ही हुआ। उसे पहले आगरा में दफनाया गया, लेकिन उसकी इच्छा थी कि उसे काबुल में दफनाया जाए, तो बाद में उसके अवशेषों को काबुल ले जाकर बागे बाबर में दफना दिया गया। अच्छा, अब जो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये तारीखें याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। 1526 पानीपत का युद्ध, 1527 खानवा का युद्ध, 1529 घाघरा का युद्ध और 1530 बाबर की मृत्यु। ये 4 साल मुगल साम्राज्य के लिए सबसे ज्यादा निर्णायक थे। और हाँ, इन लड़ाइयों को याद रखने के लिए एक छोटी सी और मजेदार ट्रिक है। पानीपत जीता, खानवा संभाला, घाघरा में अफगान मिटाया, बाबर अमर हो गया। आज के लिए बस इतना ही। इस जानकारी को समझने के लिए, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये कोशिश अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही और एक्सप्लेनर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले